गुड मॉर्निंग साथियों, मैं गौरव सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का जो है इंजीनियरिंग सर्वेइंग पार्ट 7। और इसके पहले हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने भी अभी ये इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे वो जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में हम यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है द क्रॉस हेयर इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड। तो यहाँ पर समझते हैं कि जो है यहाँ पर दो वर्ड हैं, क्रॉस हेयर है और यहाँ पर सर्वेइंग टेलीस्कोप से। तो क्रॉस हेयर टेलीस्कोप पे कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले हम टेलीस्कोप बना के देख लेते हैं। कुछ इस तरह से टेलीस्कोप होता है हमारा। और ये आपकी ये आपकी आई पीस होती है और ये आपका डायाफ्राम होता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस डायाफ्राम को हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। डायाफ्राम कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। इसमें हमारा एक वर्टिकल हेयर होता है और 3 हॉरिजॉन्टल हेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको वर्टिकल हेयर बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल हेयर बोलते हैं, इसको अपर स्टेडिया बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर स्टेडिया बोलते हैं और इसको लोअर स्टेडिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि यहाँ पर दे रखा हुआ कि क्रॉस हेयर इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप आर प्लेस्ड। तो क्रॉस हेयर कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं? क्रॉस हेयर का पूछने का मतलब उसका है कि डायफ्राम, ठीक है। तो मिड बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आई पीस तो आपकी ये हो गई, ऑब्जेक्टिव लेंस मिड में बीचों बीच नहीं होता है। फिर ये कह रहा है मच क्लोजर टू द आई पीस देन द ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ, ये जो है सही मान सकते हैं। पहला वाला तो गलत हो गया। कह रहा मच फर्दर टू द आई पीस, मतलब आई पीस से बहुत ज़्यादा दूर होता है। देन टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में आई पीस से बहुत ज़्यादा दूर होता है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एनीवेयर बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, ये भी गलत हो गया। तो इन फ्रंट ऑफ द आई पीस बोल सकते हो इसको, या मच क्लोजर टू द आई पीस देन टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा हुआ है संजीव वांट्स टू डू लेवलिंग मेजरमेंट्स फॉर अ रिवर ट्रिब्यूटरी वेयर इन ही इज फाइंडिंग इट इम्पॉसिबल टू बैलेंस। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, इट इज़ फाइंडिंग इट इम्पॉसिबल टू बैलेंस, ठीक है, बेंच बैक साइड and four-side distances. He only has access to a simple level. Which of the following methods of leveling would you recommend? तो ऐसे केस में हम लोग बेंचमार्क नहीं करते, रिवर्स लेवलिंग नहीं करते, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। जब हम जो है आपके किसी ऑब्स्टेकल्स आ जाता है और वहाँ पर हमें लेवलिंग नहीं कर पाना होता है एक ही सेटिंग से, जब हम 4 साइड और बैक साइड नहीं ले पाते हैं, यानी कि आपके दोनों एंड्स पे नहीं, जब हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं उनके बीच में जो है बीचों बीच जो हम इंस्ट्रूमेंट नहीं सेट कर पाते हैं अपने स्टेशंस के तो वहाँ पर हम जो है रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी सही है, ठीक है। इसके बारे में चलो कुछ देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर अर्थमेटिक चेक इन राइज एंड फॉल मेथड। तो देखो, राइज एंड फॉल मेथड में 2 तरह के 3 चेक होते हैं। राइज एंड फॉल मेथड में 3 चेक होते हैं। और राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है? राइज एंड फॉल मेथड जो है आपका एलिवेशन निकालने का ही एक मेथड होता है, ठीक है। ठीक है,
वैसे यहाँ पर जब लेवलिंग हम करते हैं वहाँ पर पड़ता है, लेवलिंग में दो मेथड्स होते हैं, एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और जिसको हम लोग HI मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, लेस टेडियस होता है, मतलब कम थकान वाला होता है, आसानी से हो जाता है। और राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है, हाई टेडियस, बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है ये। ठीक है। इसमें ज़्यादा चेक्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, इसमें हम लोग इंटरमीडिएट साइट्स के लिए भी चेक होता है, जबकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मेथड में यहाँ पर इंटरमीडिएट साइट की चेक करने के लिए कोई भी चेक नहीं अवेलेबल होता। तो देखते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है बैक साइड माइनस समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड इक्वल टू राइज समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल। हाँ ठीक है, ये भी होता है बराबर होता है लास्ट RL लास्ट स्टेशन RL माइनस फर्स्ट स्टेशन RL, ये भी होता है। ये कह रहा है कि यहाँ पर समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट स्टेशन RL माइनस फर्स्ट स्टेशन RL। हाँ ये तीनों सही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर A B C ये तीनों सही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइज एंड फॉल मेथड की बात करिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है द सेंसिटिविटी ऑफ अ लेवल ट्यूब डिक्रीज इफ़। तो देखो सेंसिटिविटी क्या होती है, जैसे मान लो कोई एक बबल है, आप एक पाइप में एक बबल है, तो आप उसको ज़रा सा अगर डिस्टर्ब कर देते हो और वो बबल अपनी पोजीशन से चेंज हो जाए, तो कह सकते हो आपकी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो पाइप में जो बबल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर वो पाइप का बबल आप जो है बहुत ज़्यादा पाइप हिला रहे हो तब भी जो है बबल अपनी जगह पे सेम पोजीशन में बना हुआ है और अपने पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा, तो आप कह दोगे ये जो है इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। ठीक है, इनसेंसिटिव है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सेंसिटिविटी ऑफ अ लेवल ट्यूब डिक्रीज, सेंसिटिविटी लेवल ट्यूब की कब डिक्रीज करेगी। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इनर सरफेस इज इंक्रीज। अगर रेडियस ऑफ, देखो अगर इन रेडियस ऑफ इट्स इनर सरफेस इज इंक्रीज, अगर जो है आपका लेवल ट्यूब की अंदर के कर्वेचर को इंक्रीज कर देते हो, इनर सरफेस को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज इंक्रीज, अगर डायमीटर ट्यूब बढ़ा दोगे तब भी सेंसिटिविटी बढ़ती है। लेंथ ऑफ द वेपर बबल इज इंक्रीज, अगर लेंथ बढ़ा दे रहे हो, अगर जो बबल्स है उसकी अगर लेंथ बढ़ा दोगे तब भी क्या होगी, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ये कह रहा बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इंक्रीज, अगर सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी बढ़ा देते हो इस केस में सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन, अगर कोई फ्लूइड जितना गाढ़ा होगा उसका बबल उतना ही मतलब क्या होगा, इनसेंसिटिव होगा, उसको आप हिलाओगे तो उसमें उसकी सेंसिटिविटी शो नहीं करेगा, बहुत कम शो करेगा। और अगर सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा तो भी जो है आपकी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चार ऑप्शन में से चारों क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है किसके बढ़ाने पर सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तो आप अगर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स इनर सरफेस अगर इंक्रीज करते हो तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, डायमीटर आप बढ़ा देते हो ट्यूब की तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेंथ ऑफ द वेपर बबल बढ़ा देते हो तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और अगर विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन इंक्रीज करते हो तो आपकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसका ऑप्शन नंबर D सही है। यहाँ पर कह रहा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग एज कंपेयर टू राइज एंड फॉल मेथड इज, हमने बताया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है, गलत बताया, ये होता है लेस एक्यूरेट, ये लेस एक्यूरेट। एक्यूरेशन क्या है, मतलब एक्यूरेसी दोनों की सही रहती है। मोर टेडियस लेस टेडियस होता है क्योंकि इस पर इंटरमीडिएट चेक अवेलेबल नहीं होते हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए मेथड में, जबकि राइज एंड फॉल मेथड में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द करेक्शन फॉर कर्वेचर फॉर अ मेजर डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर इज 0.14 मीटर, द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर करेक्शन फॉर कर्वेचर दिया हुआ है और रिफ्रैक्शन के लिए पूछ रहा है। देखो यहाँ पर आपको करेक्शन फॉर कर्वेचर दिया हुआ है, CC दिया हुआ है कितना, 0.14 मीटर, 0.14 मीटर, ये 0 पॉइंट है। ठीक है,
और क्या पूछ रहा है हमसे, रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, सी आर पूछ रहा है। जब हमने पढ़ाया था तो इसके जब जब ये टॉपिक समझा रहा था मैं, पहले क्वेश्चन जब आया था इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो सी आर होता है वो क्या होता है, सी सी का 1/7 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0.14 है। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो 0.02 आ जाएगा, 0.00 मतलब 0.020 मीटर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका। यह इसका एक तरीका और है, फिर आप उसी तरह लगा सकते हो, सी आर दिया हुआ है तो यहाँ से आपका करेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये अगर इसकी हाइट मान लो आप, तो सॉल्व करोगे तो सी सी निकल आएगा। तो बट इसी से करो आप, ये ज़्यादा थोड़ा इजली है, आगे अगर कोई होगा तो बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला, इसका कौन सा सही है, ए सही है, इसका सर ए सही है। समझ में आ रहा क्या किया हमने, हमें सी सी दिया हुआ था, ठीक है, सी आर पूछा हुआ था, तो सी आर इक्वल टू क्या होता है, सी सी बाई 7, तो वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ पर कह रहा है द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड्स एन अर्थमेटिक चेक ऑन। तो राइज एंड फॉल मेथड में हमने बता दिया था कि अभी अभी के 3 चेक अवेलेबल होते हैं बैक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें बैक साइड भी होती है, इंटरमीडिएट साइड के लिए भी होता है, और फोर्थ साइड के लिए भी होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। ठीक है, इसका डी सही है। कोई दिक्कत है, अगर किसी क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको जो है लाइक कर देना बीच बीच पे। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सर्वेइंग प्रैक्टिस। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सर्वेइंग, तो वैलिड सर्वेइंग कौन सा नहीं है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रेंजिंग, हाँ इसी को हम लोग बोलते थे इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग, इसको हम लोग बोलते थे रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल लेवलिंग को ना इन्वर्टेड स्टाफ करके, जब हम लोग किसी रूफ़ या टेरेस वगैरह की जो है आरएल पता करना होता तो वहाँ पर सॉल्व करते थे इसको रेसिप्रोकल में, इन्वर्टेड स्टाफ करके। या फिर बीच का, जब हमें बीच में सेटअप नहीं कर पा रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोग निकालते थे। रेसिप्रोकल टेक्योमेट्री, रेसिप्रोकल टेक्योमेट्री नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन जो है सही होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है इन लेवलिंग द करेक्शन फॉर कर्वेचर इज गिवन बाय वेयर डी इज द डिस्टेंस, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सी सी इक्वल टू होता है, सी सी इक्वल टू होता है आपका डी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर अगर आप 6390 या वैसे जनरली 6400 जो है किलोमीटर लेते हैं अर्थ की रेडियस, बट क्या करते हैं अगर एग्जैक्ट डाटा निकालना है तो यहाँ पर 6370 या 6390 ऐसे कुछ डाटा लेते हैं, वहाँ से फिर ये आपका ये फार्मूला निकल आता है करेक्शन फॉर कर्वेचर है ना, तो करेक्शन फॉर कर्वेचर निकलता है 0.0785 डी स्क्वायर। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा ये किलोमीटर में, और किलोमीटर को उसको मीटर में रखना पड़ेगा, या इसको किलोमीटर में इसको किलोमीटर में कर लो तो फिर निकल आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे निकल आएगा, ये बन जाता है फॉर्मूला। तो ये भी याद रख लो, पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट, और ये तो बता ही दिया हमने अभी, इसका ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स विच चेक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। क्लोज ट्रैवर्स के लिए आपको 2 चेक अवेलेबल होना चाहिए कि आपका समेसन ऑफ डिपार्चर या टोटल एरर इन लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 और टोटल एरर इन डिपार्चर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिपार्चर समेसन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0 ओनली गलत है,
लैटिट्यूड ये भी गलत है क्योंकि ओनली वर्ड लगा यहाँ पर। फोर साइड फोर बीरिंग माइनस बैक बीरिंग इक्वल टू 180, ये तो बेटा हमने बताया था ना वहाँ पर। जब आपका लोकल अट्रैक्शन आता है तो इन अगर लोकल अट्रैक्शन है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है। ये कंडीशन बताता फॉर नो लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। अगर ऐसा केस है कि फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इक्वल टू, यहाँ पर फोर बेरिंग नहीं मतलब हल्का सा कुछ ऐसा होता है तब वो कंडीशन फुलफिल होती है कि जो भी ज़्यादा होगी उसमें कम वाली सब्ट्रैक्ट कर दो बेरिंग को, उसका डिफरेंस 180 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू टॉप एंड बॉटम ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर हेल्ड वर्टिकली एट अ बी आर 45 डिग्री एंड 35 डिग्री रिस्पेक्टिवली, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ए बी इज़। तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से दे रहा है आपको, यहाँ पर आपकी एक ये रॉड है और यहाँ से आप देख रहे हो ये जो डिग्री 30 डिग्री है और ये जो एंगल बना हुआ है वो 45 डिग्री का है, और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की 2 मीटर है, और ये मान लीजिए आपकी हाइट h है और ये डिस्टेंस d है, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछा हुआ है। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, तो इसको मान लीजिए ए पॉइंट, इस पॉइंट को बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मत मानो ई मान लो, क्योंकि हम पहले ही इसको मान चुके हैं डी डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। देखो चलो इसको हम इधर पर ठीक है, तो यहाँ पर लिखाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है हाइपोटेंसी बिल्ट अपॉन लंबटे आधार बेस, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, बी सी इक्वल टू कितनी एच है और ए बी आपका डी है, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी निकलेगी, एच बराबर निकलेगा डी tan 30 डिग्री। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, फिर क्या करेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई में, ए बी ई में क्या होगा tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा ले लेंगे, ठीक है। जो ये 45 डिग्री यहाँ पर जो हमने एंगल बनाया था, ये पूरा इधर देखो, ये जो एंगल था 45 वाला, ये पूरा एंगल था यहाँ से, ठीक है। वो 45 नहीं था, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एंगल था 45, यहाँ तक का था 30। तो यहाँ पर बी ई प्लस अपॉन में ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ई अपॉन में ए बी, तो बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी ई अपॉन ए बी। इसकी वैल्यू पुट करो, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी इक्वल टू कितना है, बी सी है आपका एच प्लस सी ई है आपका 2, ए बी है आपका डी, डी आपको निकालना था, तो यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा, मत अभी डी रखो, तो ये काम करो, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी थी 1, और h की वैल्यू कितनी अभी निकाली हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, डी tan 30 यहाँ पुट कर दो, डी tan 30 प्लस 2 अपॉन डी, मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस, तो डी इक्वल टू हो जाएगा डी tan 30 प्लस 2, इस साइड माइनस में ले आओ तो डी माइनस डी tan 30 डिग्री इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करो, डी कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 माइनस tan
30 इक्वल टू 2। तो और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व वैल्यू रखेंगे हम इसकी, तो d इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1.732 इक्वल टू 2। तो इसमें निकलेगा आपका d इक्वल टू, जब इसको हम उधर डायरेक्ट, ये सॉरी यहाँ पर कहाँ से साइन लग गया इसका, यहाँ इक्वल थोड़ी ना होगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा कितना 0.732, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/0.732। तो 7 त्रिक 21, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.732, 2.732, लगभग 2.732 ऐसे कुछ आ रहा, ठीक है। तो देख लो 2 से, मतलब 2 से लगभग आएगा, 2 के आसपास ही। तो ऑप्शन से देख लो। क्या गड़बड़ हो गया, तो कहाँ गड़बड़ हो गया, ये प्लस का 2 था, इधर माइनस में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा डी इधर आ गया, डी इधर माइनस का आ गया, तो माइनस का गलत हो गया इधर पर, देखो यहाँ से गलत है, इधर से ये वैल्यू जो है डी की वैल्यू 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, √3 नहीं होती। यहाँ से सही कर लो इसको, क्या होगा यहाँ पर d ब्रैकेट 1 माइनस 1/√3 इक्वल टू 2। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब d होगा यहाँ एलसीएम लोगे तो √3 आ जाएगा, तो √3 का ऊपर सॉल्व करोगे इसको अपॉन लगा करके, तो यहाँ पर √3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं सॉल्व करने पर, √3 माइनस 1 इक्वल टू आएगा आपका 1.732, तो यानी कि 0.732 अपॉन में √3 इक्वल टू 2। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.732 गुणे 2 बटे 0.732, तो कितना आएगा यहाँ पे, हाँ इसमें 2 आएगा, 2 से ज़्यादा मतलब 3 या 4, देख लो सॉल्व करके। तो 2/732 गुणे 1.732, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करने पर 4.732 मीटर, ठीक है। तो आंसर देख लो कौन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब सॉल्व कर लेना, देख लेना आंसर यही आ रहा है ए नंबर, और कैसे आ रहा है ये भी बता दिया हमने। तो जिसको समझ में नहीं आया हो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है द मोस्ट फंडामेंटल लाइन इन सर्वेइंग इज, जो मोस्ट फंडामेंटल लाइन होती है सर्वेइंग की वो होती है आपकी प्लम्ब ऑफ लाइन, ठीक है। क्या होती है प्लम्ब ऑफ लाइन। किसी को कोई दिक्कत है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक भी कर दो आप सब लोग हैं, मतलब लाइक वाइक नहीं करना क्या? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द मेथड ऑफ लेवलिंग इन विच द हाइट ऑफ माउंटेन्स आर फाउंड बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इज नोन एज। तो यहाँ पर जो होता है ना हाइप्सोमीटर, आंसर क्या है इसका सही है हाइप्सोमीटर। जब द मेथड ऑफ लेवलिंग इन विच द हाइट ऑफ माउंटेन आर फाउंड, मतलब जब हम लोग किसी माउंटेन्स की हाइट को पता लगाते हैं बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के थ्रू, ठीक है। एट विच वाटर बॉयल्स, जिस पर मतलब जिस टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है वाटर, उस टेम्परेचर पर। तो हम किसी जब हाइट पे माउंटेन्स की जो है एलिवेशन का पता लगाते हैं तो उस मेथड्स को जो बोलते हैं वो उसको बोलते हैं हम लोग हाइप्सोमेट्री, ठीक है। तो हाइप्सोमेट्री के बारे में थोड़ा सा चलो आगे बताते हैं, इसके बारे में कुछ है पॉइंट्स, कुछ कहीं लगाया था पेस्ट किया था, देखते हैं आगे मिल जाएगा बता देंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। लास्ट वाले का बता दिया था, हाँ इसका भी ए सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर देखो कितना इजी क्वेश्चन है। फॉर अ क्लोज ट्रेवर्स सम ऑफ लैटिट्यूड दिस एंड सम ऑफ डिपार्चर इज दिस, व्हाट इज द क्लोजिंग एरर।
तो अभी हमने पढ़ा था आपको क्लोजिंग एरर इक्वल टू होता है अंडर रूट एरर इन डिपार्चर का स्क्वायर प्लस एरर इन लैटिट्यूड का स्क्वायर, टोटल एरर इन डिपार्चर प्लस टोटल एरर इन लैटिट्यूड। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना है 0.22 0.46, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो पॉइंट, डिपार्चर में कितना था 22, तो यहाँ पर माइनस का 0.22 का स्क्वायर प्लस माइनस का 0.46 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपको देख लो, यहाँ से देखो माइनस की वैल्यू तो बाहर आएगी नहीं रूट के, तो ये भी गलत ये भी गलत। अब बचता है बी और अब बचता है ए, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो अपना जिस भी तरीके से करना है। 0.22 का स्क्वायर एंड प्लस 0.46 का स्क्वायर, हम्म 0.46 और 0.22 सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब 22 कर लो, यहाँ पर 46 कर लो, आ जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना किसी असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में पूछा हुआ था, और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछने का मतलब ही उसका सिर्फ है आपका कैलकुलेशन चेक करना और कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ। समझ में, चलो देखो। इन लेवलिंग मिस्टेक्स इन रोड होल्डिंग, रॉड हैंडलिंग आर काउंटेड अंडर द एरर। मतलब आप जब रॉड को हैंडल कर रहे हो, वो टेढ़ी हो जा रही, सीधी हो रही है, या इंक्लाइंड हो रही है, या वर्टिकल है, तो उसमें जो एरर आती है वो किसके अंडर में आती है, तो वो कैसे कहलाती है, आपकी पर्सनल एरर कहलाती है वो, ठीक है। नेचुरल एरर होती है कि आपकी टेम्परेचर की वजह से या फिर मौसम की वजह से या किसी हवा की वजह से कुछ एरर आ जाना, वो नेचुरल एरर होती है। नेचुरल एज वेल इज़ नहीं होगा यहाँ पर, एज वेल एज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंटल क्या एरर होती है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसी होती है कि आप जो है आपने सही से सेटअप ना किया हो, या आप प्रॉपर हॉरिजेंटल नहीं हो, या आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्टिकल ना हो। ऐसी कंडीशंस में जो एरर आती हैं वो आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर आती हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। देखो, एरर इन लेवलिंग क्या होती है, तीन तरह की होती हैं। ऑल लेवलिंग मेजरमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू थ्री प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एरर। पहला है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, आपने सही से एडजस्टमेंट नहीं किया। स्लगिंग बबल्स आपका सेंटर पे नहीं है। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्लाइड जो है मूव कर रही है, उस टाइम पे इनकी वजह से जो एरर आएगी वो आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी। अब बात करते हैं नेचुरल एरर क्या होती है, तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो आ गई, एटमॉस्फेयर की वजह से आ गई, या वेरिएशन इन टेम्परेचर की वजह से जो एरर आई। सेटलमेंट ऑफ ट्राईपॉड ऑफ टर्निंग पॉइंट कहीं टर्निंग पॉइंट था तो वहाँ पर आपका सेटल कर गया आपका ट्राईपॉड, या विंड की वजह से कुछ वाइब्रेशंस हो गए, उसमें डिस्टर्ब हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, जो एरर आती है वो नेचुरल एरर कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती हैं, एरर इन मैनिपुलेशन, मिस्टेक इन रॉड हैंडलिंग, मिस्टेक इन रीडिंग्स द रॉड, एरर इन साइटिंग, मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग। जैसे आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो वहाँ पर आ जाती हैं एरर, ठीक है। रॉड हैंडलिंग में अच्छे से आपने रॉड नहीं पकड़ी तो वहाँ पर हैंडलिंग में जो है सही से ना होने की वजह से जो एरर आ जाती हैं। मिस्टेक इन रीडिंग द रॉड की जो रीडिंग आप सही से नहीं पढ़ पाए, इस वजह से आपने जो गलत नोट कर लिया तो उसकी वजह से जो एरर आ गई। या एरर इन साइटिंग, आपने सही से देखा नहीं है कि कि रीडिंग कितनी आ रही है और गलत आपने नोट कर लिया, तो साइटिंग की वजह से भी एरर हो सकती है। या मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग, आपने देखा सही है, आप किसी और कारण से दिमाग में कुछ और चल रहा था और मिस्टेक से आपने क्या लिख दिया, कुछ और रीडिंग लिख दी। तो ऐसी रीडिंग्स को आप लोग पर्सनल एरर में मान के चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कह रहा अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास इज नोन एज। देखो यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, तीन लाइन होती हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, ये तीन चीज़ होती हैं। तो इसके लिए हम बताते हैं, यहाँ से देखो आप, कि कुछ टेलीस्कोप टाइप से बना रहे हैं, जो भी गंदा संदा सा बन रहा है समझ लो आप, कुछ इस तरह से है। यहाँ से आपकी आइज है, यहाँ से आप देखोगे। ठीक है, ये क्या बताया था हमने, आई पीस बताया था, ये आपका डाया फ्राम था, और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस था। ठीक है, इसका सेंटर हो गया, एक सेंटर इसका होगा और एक इसका सेंटर होगा। ठीक है, ये आई पीस है, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं, इससे क्या करते हैं हम इस पोर्शन से देखते हैं, इसलिए आई के थ्रू देखते हैं। ये आई पीस है, इसलिए पीस मतलब टुकड़ा है। ठीक है, और डायफ्राम बता दिया था और ये बता दिया। अब देखो यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो अगर कोई ऐसी इमेजनरी लाइन जो आई पीस के सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर तक होते हुए जाए, मतलब यहाँ से कोई लाइन अगर होते हुए जा रही है, वो कहलाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, सॉरी, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट ने, एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक, अब यहाँ पर कलर बदलते हैं। अगर कोई लाइन, इमेजनरी लाइन, डायाफ्राम के सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, डायाफ्राम के सेंटर और ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, तो ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन ही आपकी लाइन ऑफ साइट है, बट इन केस ऑफ, ये क्या होगा? व्हेन, एक कंडीशन होती है, व्हेन द बबल एट सेंटर, जब बबल, टेलीस्कोप पे एक बबल लगा होता है, ठीक है, जो हमको बताता है कि टेलीस्कोप परफेक्टली हॉरिजेंटल है या नहीं है। ठीक है, सेंसिटिविटी पढ़ी थी ना, तो वही बबल ट्यूब लगी होती है। तो बबल ट्यूब यहाँ पर भी लगी होती है, बबल लगी होती है, जो हमको बताती है कि टेलीस्कोप हमारा कैसा, हॉरिजेंटल, परफेक्ट हॉरिजेंटल है या नहीं। तो अगर आपका बबल सेंटर पे है, या बोल दे कि टेलीस्कोप इज़ परफेक्टली हॉरिजेंटल, तो उस केस में आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वही आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाती है। तो व्हेन द बबल इज एट सेंटर, तो द लाइन ऑफ साइट विल बी लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ था ऑप्स क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? द लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर मतलब डायफ्राम, ऑफ द डायफ्राम बता ही दिया उसने, एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास। तो ऑब्जेक्टिव ग्लास के सेंटर से और डायफ्राम के सेंटर से जो होकर जाने वाली लाइन कहलाती है आपकी लाइन ऑफ क्या? साइट। तो देखो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट दी है कहीं पर,
क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट बबल एट सेंटर या परफेक्टली हॉरिजेंटल ऐसा कुछ तो कहीं कहा नहीं है। तो देखेंगे हम यहाँ पर लाइन ऑफ साइट दिया, नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये दिया, देखो लाइन ऑफ कॉलिमेशन दिया। तो जब आपका लाइन ऑफ साइट नहीं दिया तो वहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाएगा। इसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है, वैसे होना चाहिए लाइन ऑफ साइट, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसके वजह से हम किसके साथ जाएंगे, डी के साथ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे कि बोल देंगे कि जो है लाइन ऑफ साइट नहीं दिया तो नहीं करेंगे उस क्वेश्चन को। अगर ऑप्शन से देख करके हमको करना है तो यहाँ 4 ऑप्शन में अगर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दिखाएगा उसको सही टिक करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, डी सही दिख रहा है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी लेवलिंग का क्वेश्चन है। तो थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन पहले आप पढ़ लो, फिर इसके बाद नीचे के ऑप्शन दिखा देंगे। यहाँ पर कह रहा था द फॉलोइंग सेट ऑफ रीडिंग्स टेकन विद द लेवल दिस 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 एंड दिस दिस एंड दिस, if the instrument was shifted after second and fifth reading, then the entries in the foresight column would be। तो यहाँ पर आपकी कितनी रीडिंग ली गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने किसी फील्ड पे सर्वे करने गए और वहाँ पर आपने 9 रीडिंग ली, और आपको पता है कि आपने सेकेंड रीडिंग लेने के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट को दूसरी जगह पे सेटअप किया, एंड फिफ्थ रीडिंग लेने के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट को फिर से दूसरी जगह पे सेटअप किया। ठीक है, तो पहला तो आपने इनिशियल सेट किया होगा, फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग लेने के बाद सेटअप किया, एंड थर्ड रीडिंग फिफ्थ रीडिंग लेने के बाद फिर सेटअप किया, यानी कि आपने 3 बार इंस्ट्रूमेंट अपना सेट किया, 3 बार इंस्ट्रूमेंट सेट किया। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर कि फोर साइट कितनी होंगी, तो जितनी बार आप शिफ्ट करोगे उतनी बार आप उतनी साइटें आपकी उतनी जो है फोर साइट होंगी। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको नहीं देता कि आपने कहाँ शिफ्ट किया तो उसका भी एक तरीका है पहचानने का। अगर क्वेश्चन आगे आएंगे उसमें तो बता देंगे, तो नहीं तो यहीं बता देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने पहली रीडिंग ये थी, सेकंड रीडिंग ये थी, तो सेकंड रीडिंग तो यानी कि पहली वाली रीडिंग क्या हो गई आपकी, ये वाली हो गई आपकी बैक साइड। अब इस रीडिंग के बाद आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया, दूसरी जगह पे ले गए, तो ये क्या हो जाएगी आपकी फोर साइड। ये बैक साइड हो गई, ये फोर साइड हो गई। ठीक, अब आपने फिर से इंस्ट्रूमेंट चेंज किया और ये रीडिंग ली, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये बैक साइड हो जाएगी, ये इंटरमीडिएट साइड हो जाएगी, 1 2 3 4 5, फिर ये हो जाएगी फोर साइड, क्योंकि 5वीं रीडिंग के बाद आपने फिर चेंज किया हुआ है, ये फोर साइड। अब इसके बाद फिर आपने क्या किया, अपना इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, तो इसको इंस्ट्रूमेंट चेंज किया तो फिर क्या हो जाएगी आपकी बैक साइड हो जाएगी, ये इंटरमीडिएट साइड हो जाएगी, ये इंटरमीडिएट साइड हो जाएगी, और ये फोर साइड हो जाएगी। तो देखो ग्रीन वाले से हम फोर साइड को सर्कल कर ले रहे हैं। एक ये रीडिंग हमारी फोर साइड की मिली थी हमको, एक फोर साइड की हमको ये मिली थी रीडिंग, और कहीं मिली हमको, यहाँ मिली थी क्या, नहीं मिली यहाँ पर, एक ये फोर साइड हो गई। तो कौन कौन सी पॉइंट यहाँ लिख ले रहे हैं, 0.985 और 3.455, 1.285, 1.285, ये 3 रीडिंग हमको मिली। तो देख लो ये 3 रीडिंग किस में ऑप्शन में दी है, 0.985, 344, 1285, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो कैसे समझो, यहाँ पर एक लाइन थी आपकी सीधी। ठीक है, पहले आपने यहाँ पर सेटअप किया अपना, यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट अपना सेट किया, और यहाँ पर आपने पहली बैक साइड रीडिंग ले ली। ठीक है, यहाँ से आपकी बैक साइड आ गई, फिर आपने यहाँ पर स्टाफ रखा, दूसरी रीडिंग ली। इसके बाद क्या किया आपने, सेकेंड रीडिंग लेने के बाद फिर आपने अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, फिर आपने अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा, फिर से यहाँ पर मान लीजिए इसी में ही रीडिंग ली, फिर आपने थर्ड रीडिंग ली, फिर आपने मान लीजिए फोर्थ रीडिंग ली, फिर आपने फिफ्थ रीडिंग ली। ठीक है, तो फिफ्थ रीडिंग के बाद फिर आपने इंस्ट्रूमेंट अपना चेंज किया, तो ये कैसे हो जाएगी, ये आपकी फोर साइड हो जाएगी, और यहीं पे ही जब इधर से लोगे आप रीडिंग ये वाली तो फोर साइड, जब इधर पे सेट करके लोगे तब ये क्या कहलाएगी आपकी बैक साइड रीडिंग। ये क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, ये भी आपकी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कहलाएगी।
और ये कहलाएगी फोर साइड। जब आपने यहाँ से सेट, जब इधर वाला पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया था ना, इधर से जब जाओगे तब इसकी रीडिंग लोगे तो इंटरमीडिएट आ जाएगी। बट जब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट है तो यहाँ से जो रीडिंग लोगे तो ये क्या आ जाएगी, बैक साइड आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा चलो आगे चलते हैं भाई। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर आपने यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट किया और फिर यहाँ से आपने इंटरमीडिएट साइड ली, फिर यहाँ से फोर साइड ले ली, ये इंटरमीडिएट साइड हो गई। तो कितनी रीडिंग हमने ली थी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमने कितनी दिखाई है, 1 2 3 4 5 6 7। बीच में इंटरमीडिएट साइड लग रहा है कुछ कम दिखाई है हमने। यहाँ पर कितनी थी सेकंड के बाद, फोर साइड 1 2 2 थी, 1 2 3 4, यानी कि 3 रीडिंग ली है। इसके बाद यहाँ पर एक रीडिंग और है, चलो एक रीडिंग यहाँ पर और है, ये भी IS हो गई, ये हमारी FS हो गई। तो मतलब समझ रहे हो आप क्वेश्चन में कि कैसे किया है, कि पहले यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट किया, फिर यहाँ इंस्ट्रूमेंट किया, फिर यहाँ सेट किया। पहली बार जब इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे तो उसके पहले जस्ट सबसे पहले रीडिंग लोगे इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद, वो बैक साइड होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो जहाँ से आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के जस्ट पहले आपने जो रीडिंग ली हुई होगी वो आपकी फोर साइड होगी। तो यहाँ पर जो कहलाएगी ये फोर साइड कहलाएगी। बस इसी तरह यहाँ पर जब हमने सेट किया तो पहली रीडिंग यहाँ से बैक साइड ली, फिर इसकी इंटरमीडिएट साइड हुई, फिर आगे इंटरमीडिएट साइड, फिर यहाँ पर हमने पता था कि हमको पाँचवीं रीडिंग के बाद हमको चेंज करना है तो ये हमारी फोर साइड कहलाएगी। फिर इसके बाद हमने अपना इंस्ट्रूमेंट उठाया और इस पोजीशन पे रखें, अगले पोजीशन पे। तो अगले पोजीशन में रख के सबसे पहले जो हमने रीडिंग ली बैक साइड कहलाई, फिर आगे लिया हमने इंटरमीडिएट साइड, फिर उसके आगे इंटरमीडिएट साइड, और फिर लास्ट में हमने फोर साइड ले ली। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमें रीडिंग्स मिल गई। अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट आप देख लो दूसरी सेकेंड और फिफ्थ के बाद, तो सेकंड में जो होगी वो होगी, और फिफ्थ के बाद और जो सबसे लास्ट वाली होगी रीडिंग वो आपकी कहलाएगी। ठीक है, फोर साइड। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो आप सब, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे सर्वे के, और बहुत जल्दी ये ख़त्म भी होने वाला है। आगे एक नया सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड इन लेवलिंग वाइल रिडक्शन ऑफ लेवल। तो जब हम किसी लेवल का रिडक्शन करते हैं, मतलब किसी पॉइंट का RL निकालना है, जब अप्स एंड डाउन्स है कोई पोजीशन, तो वहाँ पर हम जो है वर्ड यूज़ करते हैं वो कहलाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हम किसी भी पॉइंट्स के RL का फाइंड आउट पता लगा सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ऊपर है, कौन ज़्यादा नीचे है, यानी कि कौन अपर प्लेस पे है, कौन लोअर प्लेस पे है। या फिर इसका एक तरीका और मेथड था जो हमने भी बताया था आपको, क्या होता है, राइज एंड फॉल मेथड भी होता है, बट यहाँ पर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द टू फाइंड द RL ऑफ रूफ स्लैब ऑफ बिल्डिंग स्टाफ रीडिंग वर टेकन फ्रॉम अ पार्टिकुलर सेटअप ऑफ लेवलिंग एंड leveling instrument. The reading were 1.050 meter with staff on the benchmark and the 2.300 meter with staff below the roof slab and held inverted, taking the RL of the benchmark as 135.15 meter RL of the roof of the slab। चलो देखो इस क्वेश्चन को। चलो करते हैं इसको। ये मान लीजिए आपका एक कुछ रंगीन करते हैं आज। ठीक है, ये आपका स्टाफ हो गया, ये आपका बेंचमार्क है जिसका RL कितना था 135.15। इसका था RL 135.5 कितना था 15 था 130.15 मीटर RL इक्वल टू। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया, फिर रंगीन से सेट किया इंस्ट्रूमेंट को हमने, और यहाँ पर जो हमने बैक साइड रीडिंग ली वो कितनी आती है, वो हमें मिलती है पर टेकन फ्रॉम सेटअप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट द रीडिंग वर 1.050 मीटर विद स्टाफ ऑन द बेंचमार्क। जब बेंचमार्क में स्टाफ रखा था आपने तो कितना था 1.050। तो यहाँ पर जो रीडिंग मिलती है 1.050 मीटर रीडिंग मिली है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि फिर यहाँ पर कुछ रंगीन आ गया। ये मान लीजिए ये आपका कुछ रूफ़ है,
यहाँ पर आपने क्या किया, इन्वर्टेड स्टाफ लगाया। यहाँ पर क्या किया आपने, इन्वर्टेड स्टाफ लगाया। इन्वर्टेड स्टाफ लगाया, हेल्ड इन्वर्टेड, ये लिखा है ना हेल्ड इन्वर्टेड, और बेंचमार्क एंड द 2.300 मीटर विद बिलो द रूफ स्लैब। रूफ स्लैब के नीचे जो आपको रीडिंग मिल रही, आपने यहाँ से रीडिंग ली तो आपको कितनी रीडिंग मिली, 2.300 मीटर, यहाँ तक की रीडिंग मिल गई। अब पूछ रहा है हमसे कि वाट द आर एल ऑफ द रूफ स्लैब, तो हमें इस पॉइंट का आर एल बताना है। तो फिर पहुंच जाते हैं अपने रंगीन दुनिया में, इस पॉइंट का आर एल बताना है, आर एल, ठीक है। तो सबसे पहले बेंच आर एल ऑफ द, इस पॉइंट को अगर हम मान लें पी, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आर एल ऑफ पी इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड रीडिंग जो भी आई। तो हमें क्या मिल गया, हम पहले यहाँ तक पता था हमको, यहाँ से फिर हम ऊपर पहुँच गए, यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ से हम सीधे यहाँ पहुँचे, और यहाँ से फिर हमको ऊपर जाना। तो कितना ऊपर जाना हमको, 2.303 प्लस इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग, तो इसकी कितनी थी, अब वैल्यू पुट करना है बस हमें, तो 135.15 प्लस बैक साइड कितनी थी, 1.050 प्लस 2.300, बस इसको ऐड कर दो। तो एक ज़ीरो और यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 000, ज़ीरो आ गई, 055, ज़ीरो आ गई, 303,141,5 आ गई, ये लग गया 213 यानी कि 138, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 138.500 मीटर, ठीक है। ऑप्शन देखो, टिक करो, 138.500, डी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना बैक करके, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट्स करके बताओ कैसा लग रहा वीडियो यार, आप लोग तो कुछ मतलब कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज़ यूज्ड फॉर लेवलिंग अक्रॉस अ रिवर। तो किसी नदी के आर पार में अगर लेवलिंग करना तो वहाँ पर रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखो अर्थमेटिक चेक्स, रुको एक मिनट थोड़ा इसको सेट कर दें, चलो ठीक है, हाँ अब सही है, ठीक है, अभी नहीं सेट होगा क्या, चलो अब सही है, अब सही है, थोड़ा जूम कर दें, बस बस बस, हाँ हो गया यार, क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो एक्चुअली क्या हुआ था, बीच में वीडियो रुक गया था, इस वजह से हमें फिर से स्टार्ट करते हैं। तो वो वीडियो रुक गया था, इस वजह से हमें नेक्स्ट पार्ट में आना पड़ा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन हमको, द अर्थमेटिक चेक फॉर कंप्यूटेशन ऑफ आर एल बाई राइज एंड फॉल मेथड इज़ गिवन बाई। तो हमने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, 3 चेक लगते हैं, इंटरमीडिएट साइड के लिए भी लगते हैं, राइज एंड क्या राइज एंड फॉल मेथड है, इसमें चेक नहीं लगता है, इसमें चेक लगता है, इंटरमीडिएट साइड का भी लगता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, यह कर फोर साइड, समेसन ऑफ फोर साइड माइनस समेसन ऑफ बैक साइड, ये तो गलत हो गया, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड का चेक होता है। फिर दूसरा देखो यहाँ पर, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड सही है, आर एल ऑफ फर्स्ट स्टेशन माइनस आर एल ऑफ लास्ट स्टेशन इज इक्वल टू समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल। तो आर एल ऑफ लास्ट स्टेशन, ठीक है, यहाँ पर आर एल ऑफ लास्ट स्टेशन माइनस आर एल ऑफ फर्स्ट स्टेशन होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, बैक समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू आर एल ऑफ लास्ट स्टेशन पॉइंट माइनस आर एल ऑफ फर्स्ट स्टेशन पॉइंट इज इक्वल टू समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल, ये सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और बैक साइड माइनस फोर साइड आर एल ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट दिया तो ये फिर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सही होगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इन प्लेन सर्विंग
वेयर अ ग्रेजुएटेड स्टाफ इज ऑब्जर्व आइदर विद हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइड और इंक्लाइन लाइन ऑफ साइड द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो ये मान लीजिए कोई लेंस है, मान लीजिए नॉर्मल है, यहाँ से कोई लाइन जा रही है, तो जब किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ है तो झुक जाएगी या फिर नॉर्मल से हट जाएगी, दूर जाएगी। ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल है, तो क्या होता है कि इसी तरह जब लाइन ऑफ साइट हमारी निकलती है टेलीस्कोप से, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से निकली लाइन ऑफ साइट, तो सीधे जाना चाहिए था, तो ये थोड़ी झुक जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो रीडिंग क्या कर लेती है, कम रीडिंग ले लेती है, जबकि हमारी क्या होती है, रीडिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, रीडिंग हमारी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग। देखो अगर समझना है तो फिर और अच्छे से समझो। देखो मान लीजिए ये थी आपकी, ये थी, यहाँ कहीं स्टाफ रखा हुआ है, इस लाइन को, लाइन ऑफ साइट को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, बट ये क्या हो गई, थोड़ी सी झुक जाती है। ठीक है, और इसी तरह से कर्वेचर का भी इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल रीडिंग आपकी ये थी, बट आपने मेज़र कौन सी कर ली, रिफ्रैक्शन की वजह से ये मेज़र कर ली, तो इसमें करेक्शन आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा मीन सी लेवल एट एनी प्लेस इज एवरेज डेटम ऑफ आवरली टाइड हाइट ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ नियरली, ये होता है 19 ईयर्स का डेटा होता है। एक्चुअल ऑप्शन में यहाँ पर दिया नहीं, इस वजह से 20 ईयर्स लगाना पड़ेगा हमें ऑप्शन। और ये कहाँ पे लेते हैं इसको, मुंबई हाई नाम की एक जगह है मुंबई में, मुंबई हाई नाम की एक जगह है, वहाँ पर 19 ईयर्स का सी का फ्लैक्चुएशंस देखते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग एमएसएल को प्लेस, उसकी वैल्यू निकालते हैं एमएसएल की। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन, सॉरी सी सही है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ बबल ट्यूब विद डिवीजन ऑफ 2 mm एंड रेडियस ऑफ 10 मीटर हैज़ अ सेंसिटिविटी अबाउट। तो देखो अभी हमने बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है सेंसिटिविटी का, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 20 62 65 इंटू एल अपॉन आर। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ द बबल ट्यूब, और आर होता है रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब, और सेंसिटिविटी निकाल लो यहाँ से आएगा 20 62 65 इंटू लेंथ कितनी थी 2 mm, और इसकी 10 मीटर रेडियस है, तो 2 mm, रेडियस को 10 मीटर है, तो mm में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 जीरो बाद यहाँ पर लग जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट्स यहाँ आ जाएगा कहीं पर, तो 20.6265 इंटू 2, तो समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 13, 6 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक्का 12 के दांत लगी 1 1 2 दूनी 4, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट इसको लिख सकते हो 41.25, और इसी को लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग 40 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर 40 सेकेंड सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और अगर यही मीटर में निकालना होता तब क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो मीटर में निकालना होता तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाता, एल अपॉन आर, और एक फार्मूला हमने बताया था एन एल अपॉन आर इक्वल टू एस अपॉन डी, यहाँ से निकाल लेते थे, ये दोनों अल्फ़ा के इक्वल टू होते हैं जो कि सेंसिटिविटी है। ठीक है, रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद आया, पहला दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा था इन अ 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ द थिकनेस ऑफ द ग्रेजुएशन ऑफ द स्केल, जो होता है ये जो 20 mm होती है इसकी थिकनेस, जैसे ये आपकी स्टाफ रीडिंग है, मतलब स्टाफ है, तो इसमें जो ब्लैक कलर की पट्टी पड़ी होती है ना, ब्लैक जो ग्रेजुएशन लिखी होती है इसमें वैल्यू, वो 20 mm की थिकनेस में लिखी होती है। क्या होती है, ग्रेजुएशंस कितनी बनी होती हैं 20 mm की, तो ये आप जो है याद कर लो इसको, ये आपका एग्ज़ाम में पूछ ले बाय द वे, तो डी ऑप्शन इसका सही है, 20 mm सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है द बैक साइड रीडिंग ऑन बेंच मार्क, क्या आर एल है उसका 150, और बैक साइड रीडिंग है माइनस का
2.250. The erected staff reading on the top of the workshop floor is this. The RL of the top of the workshop floor. इसको निकालो, करो खुद से. अभी इसके जैसा सेम क्वेश्चन बताया था पीछे, इसको करो और थोड़ा दिमाग लगाओ अपना. हो गया? नहीं हुआ? चलो समझो. जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ समझो. कह रहा बैक साइड रीडिंग ऑन अ बेंचमार्क RL ऑफ 150 मीटर वाज इरेक्टेड स्टाफ रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्कशॉप फ्लोर. किसी वर्कशॉप के टॉप पे, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपकी वर्कशॉप है, उसका टॉप हिस्सा यहाँ कहीं पर, ठीक है. यहाँ पर आपने स्टाफ रखाया और यहाँ कहीं पर आपने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया और यहीं से आपने रीडिंग और ले ली, ठीक है. जब आपने यहाँ से ये रीडिंग लेते हो, इसका बेंचमार्क कितना है टॉप का, इस बेंचमार्क का RL कितना है यहाँ पर 150, और इसकी जो रीडिंग कितनी थी, माइनस की थी ना, इसलिए माइनस की दी हुई थी. तो यहाँ पर आएगी फोर साइड, इसकी होगी आपकी 2.250 मीटर. क्यों? क्योंकि ये माइनस की है, इरेक्टेड है, ठीक है, माइनस की, तो यानी कि उल्टा रीडिंग है, इन्वर्टेड स्टाफ लगा था, इस वजह से इसने माइनस की दी हुई है और कुछ नहीं. एंड द फ्लोर, वर्कशॉप फ्लोर वाज रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्कशॉप फ्लोर, और फ्लोर पे कितनी थी 1.450, और जब यहाँ पर रीडिंग ले रहे हो तो कितनी आ रही थी आपकी 1.450, कितनी आ रही थी 1.450. ये आपकी हो गई बैक साइड, ठीक. तो पूछा क्या आपसे, पूछा है हमसे RL ऑफ टॉप ऑफ वर्कशॉप फ्लोर. वर्कशॉप फ्लोर का RL का टॉप जो पूछा हुआ है, ठीक. तो हमें सबसे पहले फिगर में देख लो, फिगर से ही समझ में आ जाएगा. तो 150 दी हुई थी, तो 150 माइनस हमने किया इसमें कितना 2.250, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा. यहाँ से हम कहाँ आ गए, यहाँ से हम आ जाएंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, यहाँ पर हम आ गए. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 750, यहाँ बचेगा 149, 147, ठीक है, 147.750, इतने मीटर आप 147.750, हाँ इतना आ जाएगा. अब हम यहाँ पर कह रहा है कि RL ऑफ टॉप ऑफ द वर्कशॉप फ्लोर, RL ऑफ द टॉप ऑफ द वर्कशॉप फ्लोर, वर्कशॉप फ्लोर का टॉप का RL. तो यहाँ से हम रीडिंग और क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी रीडिंग और हमने सब्ट्रैक्ट करनी है. तो इसको हम करेंगे 147.750 माइनस 1.450, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 146.30, 0 गया, 5 में 5 0 कर दिया और 3 आ गया, यहाँ पर 46 पॉइंट बटा. तो ये आपका 146.3. तो ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका, ठीक है. तो क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार. हमें यहाँ टॉप का RL दिया हुआ, ग्रीन वाले समझो, तो यहाँ का RL हमको दिया हुआ था, फिर यहाँ पर हमको फोर साइड बताई उसने कि क्योंकि इन्वर्टेड स्टाफ लगा के रीडिंग लिए तो निगेटिव दे दी उसने, ठीक है. तो हमने यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ से हम
अपने यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गई। फिर यहाँ से हमने क्या किया, बैक साइड को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको इस जगह की ये फ्लोर की आरएल मिल गया। ठीक है, जो कि हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, द फर्स्ट रीडिंग ऑफ लेवल स्टेशन इज। तो कहीं पर आपने अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है, लेवल किया है, और उसके बाद जो पहली रीडिंग लोगे वो क्या कहलाएगी, आपकी बैक साइड कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। लास्ट वाले का क्या बताया था हमने, बी, हाँ बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हॉरिजेंटल क्रॉस एयर इन अ स्टेडियर डायफ्राम। तो बताया था ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर कुछ 3 इस तरह के हेयर होते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रॉस एयर कितने हो जाएंगे। तो टोटल पूछा है कि हॉरिजेंटल, यहाँ पर हॉरिजेंटल पूछा है ना, तो हॉरिजेंटल 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, यहीं तक था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर कॉन्टीन्यूसली वॉचिंग द वीडियोस। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।